सभी को नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए विषय के साथ। विषय है मैत्रेय पुष्पा का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। आइए बात करते हैं मैत्रेय पुष्पा का जीवन एवं साहित्यिक परिचय पर। सबसे पहले हर साहित्यकार के जीवन परिचय की तरह कि मैत्रेय पुष्पा किस काल से संबंधित है और किस विधा के नाते उनको हिंदी साहित्य में जाना जाता है। आइए, आधुनिक काल के 90 के दशक 1990 से 2000 के मध्य में 90 के दशक की सशक्त महिला लेखिका है और नारी विमर्श की पक्षधर कथाकार है। उपन्यास में कथाकार दोनों शब्द आ जाते हैं। इसमें कथा कहानी में भी कथा होती है, उपन्यास में भी कथा होती है, तो इसलिए कथाकार शब्द लिखा जाता है कि उपन्यासकार भी कह लीजिए या कथाकार या कहानीकार। अब आगे बात करते हैं मैत्रेय पुष्पा का जन्म। मैत्रेय पुष्पा का जन्म 30 नवंबर 1944 को सिकुरुरा गांव अलीगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। आइए जानते हैं मैत्रेय पुष्पा के माता पिता का नाम। इनके पिता का नाम श्री हीरालाल मेवाराम पांडे था। श्री हीरालाल मेवाराम पांडे और माता श्रीमती कस्तूरी हीरालाल पांडे। और इनके बचपन का मूल नाम पुष्पा था। मैत्रेय ये नाम जो था ये इनके पिता का दिया हुआ नाम था, मैत्रेय। और दोनों को मिलाकर जो है मैत्रेयी को पहले रखा और पुष्पा को दूसरा रखा। मैत्रेयी पुष्पा इनका साहित्यिक नाम हो गया। मैत्रेयी पुष्पा ये इनका साहित्यिक नाम है, जिस नाते ये जाने जाते हैं। पुष्पा बचपन का नाम है, मैत्रेयी पिता का दिया हुआ नाम। आइए बात करते हैं कि इनका बचपन और उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। बचपन में झांसी जिले खिल्ली गांव में इनका बीता है और वहीं पर इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। और बुंदेलखंड कॉलेज है झांसी में, वहीं से एमए हिंदी विषय में पास किया, बुंदेलखंड कॉलेज झांसी से। अब आइए जानते हैं इनके गृहस्थ जीवन में इनके पति का नाम डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा और इनकी 3 बेटियां नम्रता, मोहिता व सुजाता। ये 3 बेटियां हैं मैत्रेय पुष्पा की। आइए बात करते हैं उनके कृतित्व द्वारा, उनकी साहित्य साधना द्वारा विभिन्न संस्थाओं ने जो उनको सम्मान दिया, पुरस्कार दिया। साहित्यिक कृति सम्मान 1991 में इनको मिला। कथा पुरस्कार 1993 में इनको मिला। सार्क लिटरेरी अवार्ड 2001 में मिला। सुधा कृति 2004 में और मंगला प्रसाद पारितोषिक 2006 में। ये विभिन्न सम्मान और पुरस्कार उनको जीवन में मिले। और भी कई हैं, लेकिन मुख्य को यहाँ पर सम्मिलित किया है विद्यार्थियों की सुविधा के लिहाज से। अब आइए बात करते हैं उनका रचना संसार या साहित्य साधना। क्या क्या जो है रचनाएं दी हैं उन्होंने। चिन्हार, गोमा हस्ती है और ललमुनिया। चिन्हार, गोमा हस्ती और ललमुनिया ये कहानी संग्रह है। इनमें कहानियां हैं। और बेतवा बहती रही, ईदनम, चाक, झूलानट, अल्या, कस्तूरी, अगनबाकी, विजन ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा और खुली खिड़कियां ये स्त्री विमर्श पर एक अन्य पुस्तक। अब आइए बात करते हैं मैत्रेय पुष्पा के साहित्यिक साधना या साहित्यिक विशेषताएं। कई सारे विद्यार्थियों का जो सवाल होता है कि सर बहुत सारी पुस्तकों में साहित्यिक विशेषताओं के नाम पर सिर्फ भाषा शैली को बताकर
जो है विभिन्न व्याख्यानों में पीछा छुड़ा लिया जाता है। लेकिन बच्चों, ये किसी भी साहित्यकार की साहित्य विशेषताओं को जानने के लिए उसके साहित्य से रूबरू होना पड़ता है। और आधुनिक या नए जो लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, उनके साहित्य पर अभी तक बहुत सारे शोध नहीं हुए और इसीलिए कई सारे व्याख्यानों में इन चीज़ों पर या साहित्यिक रचनाओं के बारे में और भाषा शैली को बताकर इससे पीछा छुड़ा लिया जाता है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा अधिक जानकारी मिले कि जिज्ञासाओं को शांत करें। असली जिज्ञासाओं को शांत करना है तो शोध कार्य जब हो किया जाए किसी भी साहित्यकार पर, तब भी जिज्ञासा पूरी तरह से शांत हो सकती है। अन्यथा जिज्ञासा रह जाती है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा को कुछ मात्रा तक शांत किया जा सकता है, वो भी एक अच्छे अध्ययन के द्वारा। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उनके साहित्य में, उपन्यासों में, कहानियों में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले सुव्यवस्थित कथानक। मैत्रेय पुष्पा अपनी कहानी हो या उपन्यास में हो, इस प्रकार कथानक को बुनती हैं जिस प्रकार गैया अपना घोंसला बुनती और इतना सुंदर घोंसला बना देती। तो वो एक ऐसी मजी हुई कथाकार हैं कि पाठक एक बार उनकी कथा, चाहे वो उपन्यास की हो या कहानी की हो, एक बार पढ़ने लगता है तो उनका आरंभ इतना जिज्ञासा भरा होता है, कुतूहल भरा होता है, तो हम खो जाते हैं और धीरे धीरे ऐसी स्वाभाविक गति, पता भी नहीं लगता कि कब हम उसके कथानक के साथ जुड़ गए हैं और मध्य में जाकर, चरम में जाकर हमें मनोरंजक तरीके से तर्कपूर्ण जो है वो चरम सीमा तक जो है कथा को यौवन तक लेकर जाती है और मौलिकता और सहजता से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ फल की प्राप्ति यानी निष्कर्ष तक पहुंचती है। तथ्यहीन बात को ही वो अपनी कथाओं में करती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये आधुनिक काल की सुव्यवस्थित जो है कथाकार हैं और इनका सुव्यवस्थित कथानक है, चाहे कहानियों का हो चाहे उपन्यास हो। उसके बाद है समाप्त में व्याप्त हिंसा। इनकी कथाओं में जो है देखने को, चाहे उपन्यास हो या कहानियां हो, उनमें 3-4 चीजें कॉमन मिलती हैं। जाति व्यवस्था आधारित हिंसा, सांप्रदायिकता आधारित हिंसा, पितर सत्ता आधारित और वर्ण व्यवस्था, सभी का जो है हिंसा के वर्णन मिलते हैं। बेवजह जाति आधारित जो है कथित निम्न जातियों पर अत्याचार किया जाता है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है, नारी पर पितर सत्ता के कारण, व्यवस्था के कारण जो है निम्न जातियों पर जो है अत्याचार किए जाते हैं, या वर्ग का, विशेष वर्ग का प्रभुत्व दिखाया गया और जो अन्य वर्गों पर प्रभाव दिखाता है जिसके कारण वो हिंसक हो जाता है। तो ये इनके उपन्यासों में भी, कहानियों में भी इस प्रकार की जो है हिंसाएं देखने को मिलती है जो समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जातियों में दिखाई। उसके बाद लोक जीवन या आंतरिकता। मैत्रेय पुष्पा ने अपनी कथाओं में विशेषकर आंचलिकता को नहीं छोड़ा। वो देहात को, भले ही आज दिल्ली में बसते हो, लेकिन उनका मन, हृदय आज भी उस गांव में, देहात में बसा हुआ है और वो शब्दावली को, उस व्यवहार को, उस आंचलिकता को छोड़ नहीं पा रही। और इनके उपन्यास इदनम, बेतवा बहतेरी, चार, अलमा, कस्तूरी आदि उपन्यासों में हम देखते हैं कि बुंदेलखंड जो इनका गृह क्षेत्र, जहाँ बचपन बीता है इनका, जहाँ से शिक्षा प्राप्त की, वहाँ के आंचलिक जीवन, लोक संस्कृति, सामाजिक जीवन इत्यादि का, लोक भाषा का और लोक जीवन के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन अपनी कथाओं में करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आइए बात करते हैं अगले, प्रगतिशील दृष्टिकोण। जो 70-80 के दशक में जो साहित्य ने एक बड़ी करवट ली थी, विमर्श का साहित्य आया था और विमर्श के साहित्य में, चाहे वो नारी विमर्श हो, चाहे आदिवासी विमर्श हो, चाहे अल्पसंख्यक विमर्श हो, चाहे दलित विमर्श हो, सब प्रकार के विमर्श पर बातचीत होने लगी और
इसी दौर की ये लेखिका है और आधुनिक बोध, आधुनिक चेतना की प्रगतिवादी दृष्टिकोण लिए हुए मैत्रेय पुष्पा ने जो नारी की शिक्षा, नारी की स्वतंत्रता, नारी की आजादी की पक्षधर रही है। और इनकी कहानी है फैसला। फैसला कहानी में ईश्वरी एक पात्र है जिसमें एक अनपढ़ भले ही हो लेकिन प्रगतिवादी दृष्टिकोण उसका दिखाया गया कि अब वो जमाना नहीं रहा कि पुरुष जनी को मारेगा, पीटेगा और पीटकर दहेजवा की मांग करेगा। और अब इंदिरा का राज है, अब वो जमाना चला गया। अब हमारी वसुमती अब प्रधान है, अब नहीं चलेगी, वो कागज लिखे। अब पुरुष की मार नहीं सहेंगे। इस प्रकार के जो प्रसंग ईश्वरिया के आंचलिक संवादों के माध्यम से जो दिए, वो नारी की शिक्षा, नारी उत्पीड़न से आजादी, नारी को स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में, नारी अपने स्वतंत्र निर्णय ले, नारी के जो है वो अपना योगदान समाज को, देश को आगे बढ़ाने में दे। इस प्रकार का दृष्टिकोण उनका रहा है अपनी रचनाओं में। अब आइए बात करते हैं नारी विमर्श। जिस नाते उनको जाना जाता है नारी विमर्श की लेखिका के रूप में, और उसी को जो है नारी विमर्श की बात नारी के ऊपर या नारी पर होने वाले उत्पीड़न या नारी के अधिकारों के लिए, नारी के हकों की लड़ाई के जितने भी सवाल हो सकते हैं वो सारे नारी विमर्श का हिस्सा है। तो नारी को सबसे पहले कहा कि शोषण से मुक्ति, शोषण कि चाहे किसी भी वर्ग की नारी, किसी भी जाति की नारी, नारी का हजारों सालों से शोषण होता रहा है और उस शोषित पीड़ित नारी को मुक्ति करवाना ये अपनी कथानक की, अपनी रचनाओं के माध्यम से चाहती है। और उसकी स्वतंत्रता, अस्मिता स्वयं की पहचान होनी चाहिए, उनका स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, उसको स्थापित करना मैत्रेय पुष्पा का उद्देश्य रहा है। और अपनी रचनाओं में उन्होंने मतलब है मैत्रेय पुष्पा अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी को ऐसी छवि दिखाई है अपने साहित्य में जो स्वयं संघर्ष का रास्ता तैयार करती है कि स्वयं भाई हाँ अब तो लड़ना है, बिना संघर्ष किए, बिना लड़े अधिकार नहीं मिलेगा। और वो लड़ाई स्वयं लड़ती है, किसी से भीख नहीं मांगती और लड़कर ही वो अधिकारों की प्राप्ति करती है। ऐसी नारी को इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है और ऐसे नारी के वर्णन अपने साहित्य में दिए हैं। अब बात करते हैं भाषा शैली। मैत्रेय पुष्पा आंचलिक और लोक जीवन की और नारी विमर्श की साहित्यकार है, इसलिए क्योंकि तीनों ही जगह आंचलिकता में भी बहुत सारा शोषण की मार, वैसे अशिक्षा होती है, और लोक जीवन में भी अशिक्षा, आंचलिक शब्दावली और नारी शोषण, नारी विमर्श, इसमें समस्याएं। तो ऐसे में भाषा बंधनकारी नहीं है। मूलतः इनकी जो है खड़ी बोली है, खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ शब्दावली और आंचलिक शब्दावली। आंचलिक शब्दावली विशेषकर जो हमने ऊपर बात की थी बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की, जिसमें पाथनेर, खाकरा, विविधान, बिलाग प्रमुख, और कहीं कहीं जहां पर भी इनको जरूरत हुई है समस्या में पात्रानुकूल, वो है अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग मैत्रेय पुष्पा ने किया है। कुल मिलाकर इनकी भाषा जो है पात्रानुकूल, पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग मैत्रेय पुष्पा ने किया है।
हम शैली की बात करते हैं, मैत्रेय पुष्पा ने वर्णनात्मक शैली या वर्णन शैली कही, उसके साथ विश्लेषणात्मक शैली में मनोविश्लेषणात्मकता पर इन्होंने जोर दिया, और आत्मकथात्मक शैली कई जगह ये स्वयं एक पात्र के रूप में भी दिखाई पड़ती है, और उसके साथ साथ इनकी कहानी फैसला में इन्होंने पत्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस प्रकार हम मैत्रेय पुष्पा के जीवन एवं साहित्यिक परिचय को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस व्याख्यान के माध्यम से मैत्रेय पुष्पा का जीवन एवं साहित्यिक परिचय से सभी विद्यार्थियों की जो भी जिज्ञासाएं होंगी, जो भी सवाल होंगे, उनका हल इस व्याख्यान के माध्यम से मिलेगा। धन्यवाद।